हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में हमने प्रीवियस क्लास में जो जो ग्लैंड्स पढ़ी है उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम देख रहे थे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट कौन से हार्मोन से होती है? TSH हार्मोन से, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो एच आकृति की होती है। हम भोजन से लेते हैं I2, और जो ये I2 है वो थायराइड ग्लैंड में जाता है और उसमें थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से ये अटैच होता है। और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में भी किससे? टायरोसिन से ये अटैच होता है, और इससे अटैच होके ये बनाता है मोनोआयोडोडायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन। और ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? ट्राई आयोडोटायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है उसी को थायरोक्सिन कहा जाता है, वही मेन हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड का। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन। अब ये जो T4 है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, उसके फंक्शन क्या है? BMR को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, और जो प्रोटीन एंजाइम इनके सिंथेसिस को बढ़ा देता है। और इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके बाद ये क्या करता है और क्या काम है इसके? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मानसिक, शारीरिक और लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद हमने देखा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो फर्स्ट रोग है वो है गाइटर, घेंगा या फिर गलगंड। ये क्या होता है? फूड में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है, T4 नहीं बन पाता है, और इसलिए जो थायराइड ग्लैंड है वो फूलकर बड़ी हो जाती है, और इसी रोग को कहा जाता है घेंगा, गाइटर या फिर गलगंड। पहाड़ी क्षेत्रों में ये रोग अधिक होता है क्योंकि वहां पर उनको पोषक तत्व के रूप में आयोडीन कम मात्रा में मिल पाता है। और नेक्स्ट जो डिजीज है वो हमने क्या देखी? क्रिटिनिज्म, आउटुवामनता या फिर जड़वामनता। ये क्या होती है? जो थायराइड ग्लैंड होती है वो शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है। जब ये होगा रोग तो जो शारीरिक विकास है वो नहीं होगा, उसकी वजह से ग्रोथ नहीं होगी, और ड्वार्फिज्म के लक्षण, ड्वार्फिज्म वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। मानसिक विकास, मेंटल रिटार्डनेस आ जाएगी, और लैंगिक विकास नहीं होगा, स्टेरिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है क्रिटिन्स। क्या कहा जाता है? क्रिटिन्स। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट डिजीज देखी वो है मिक्सिडेमा। अगर प्रौढ़ में, वयस्क में T4 हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्रिटिनिज्म वाले लक्षण तो होते ही हैं, उसके अलावा स्किन मोटी हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, और हेयर फॉल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा हाशिमोटो का रोग। इसमें हमने एंटीजन और एंटीबॉडी को पहले यहाँ पर समझा। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में अगर कोई मिसफंक्शन वो कर रही है, उसमें कोई बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयां ली जाती है वही उसको थायराइड ग्लैंड क्या समझती है? एंटीजन। और उसके खिलाफ क्या बनती है वहां पर? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करती है? उस थायराइड ग्लैंड को ही नष्ट कर देती है। क्योंकि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है इसीलिए इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? T4 हार्मोन की अगर अधिकता होगी तो क्या होगा? एक्सोप्थेल्मिक गाइटर। इसमें क्या होगा? जो नेत्र गोलक है, आई बॉल जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। और दूसरी है ग्रेव डिजीज। इसके बाद हमने देखा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें C आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो हमारा स्त्रावित करती है कैल्सीटोनिन हार्मोन। इसके बाद हमने क्या देखा? पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि कहां पर होती है? थायराइड ग्लैंड के जो दो लोब है वहीं पर पैराथायराइड ग्लैंड इस तरह से स्थित होती है, और ये स्त्रावित करती है हमारा पैराथा हार्मोन। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे जो पेराथा हार्मोन है या फिर पैराथायराइड हार्मोन है और कैल्सीटोनिन हार्मोन है, इन दोनों के ही फंक्शन क्या होते हैं। इन दोनों के जो फंक्शन है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर हम साथ में स्टडी कर लेते हैं कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे इस वाले पोर्शन में वो होगा हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन से रिलेटेड, और इधर वाले पोर्शन में जो स्टडी करेंगे वो होगा पैराथायराइड हार्मोन से रिलेटेड। ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसी को हमने यहाँ पर
PTH भी लिख दिया। अगर आगे कहीं मैं PTH लिखूं तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन। अब क्या होता है, ये हमने यहाँ पर क्या बनाई है, ब्लड वेसल। क्या बनाई है हमने यहाँ पर, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब क्या होता है कि ब्लड वेसल में अगर कैल्शियम जो है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर अधिक है। तो जब ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है, कौन सा हार्मोन काम करता है ताकि ब्लड में जो अधिक कैल्शियम की मात्रा है वो संतुलित हो सके, एक जो लिमिटेड कैल्शियम आयन से ब्लड में प्रेजेंट रहे। इसीलिए अगर ब्लड में कैल्शियम अधिक है तो कौन एक्टिवेट होगा, हमारा कैल्सिटोनिन। तो इस कंडीशन में कैल्सिटोनिन वर्क करेगा। और अगर क्या है, अगर जो ब्लड है उसमें कैल्शियम की मात्रा में कमी है, ब्लड में कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम कम है तो भी हमको यहाँ पर कैल्शियम रेगुलेट करना है। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम कम है तो हमें ना तो कम रखना है ना फिर ज्यादा रखना है, हमें उसकी एक जो नियमित मात्रा है, उसकी जो हमें हमारी बॉडी में आवश्यक मात्रा है, ब्लड वेसल्स में आवश्यक मात्रा है वही रखनी है। तो यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा क्या है, कम। सॉरी, इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो जो हम पैराथायराइड हार्मोन का वर्क करेंगे वो हम करेंगे ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम की मात्रा कम है, ठीक है। इधर तो है कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ब्लड वेसल में और इधर है कैल्शियम की मात्रा कम। अब यहाँ पर एक और आप टर्म देख लीजिए, दो टर्म यहाँ पर है, एक होती है ओस्टियोक्लास्ट और एक होती है ओस्टियोब्लास्ट। क्या टर्म है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट है, और एक है हमारी टर्म ओस्टियोक्लास्ट। अब ये क्या होती है, ओस्टियो मीन्स अगर कहीं पर भी ओस्टियो लिखा हुआ आए तो ओस्टियो का मीन्स होता है बोन से रिलेटेड। ओस्टियो का मीन यहाँ पर क्या लेंगे हम, बोन से रिलेटेड। ओस्टियोब्लास्ट इसका मीन क्या है, ओस्टियोब्लास्ट वे सेल्स होती है जो कि बोन के फॉर्मेशन में काम आती है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बोन का फॉर्मेशन करती है, बोन का फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन मीन्स जो बोन की सेल्स है, बोन में भी तो सेल्स पाए, जो कैल्शियम फॉस्फेट इन सबसे मिलकर जो कंपोनेंट बनेंगे उसको बोन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये ओस्टियोब्लास्ट काम करता है। बोन फॉर्मेशन हमने देख लिया किससे, ओस्टियोब्लास्ट से होता है। अब ये ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ये जो ओस्टियोक्लास्ट है वो क्या करता है, बोन को ब्रेक डाउन करता है, बोन को तोड़ता है। तो ओस्टियोक्लास्ट यहाँ पर क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट करेगा यहाँ पर ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन, बोन का ब्रेक डाउन। मीन्स बोन में जो कैल्शियम होंगे उनको बाहर निकाल लेगा। कौन बाहर निकाल लेगा, ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, इसको कैल्शियम अगर हम देंगे बोन को तो वो बोन के जो बोन के स्ट्रक्चर है उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। कौन, ओस्टियोब्लास्ट। ये दोनों टर्म हमने देख ली। अब हम सबसे पहले देखते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन का वर्क करेंगे हम पिंक कलर में, तो यहाँ से हम पिंक कलर ले लेते हैं। देखिए, ब्लड वेसल में अगर कैल्शियम जो है उसकी मात्रा अधिक है तो हमको यहाँ से कैल्शियम की मात्रा कम करनी है, और यहाँ से कम करनी है तो हमको उसको कहीं और भेजना होगा। तो ब्लड वेसल से कैल्शियम कहाँ पर चल जाएगा, बोन में। ब्लड वेसल से हम कैल्शियम कहाँ पर भेज देंगे, बोन में। तो इसको भेजने का काम कौन करेगा, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन। ब्लड वेसल से कैल्शियम को हम बोन में भेज देंगे और ये भेजने का काम कौन करेगा, कैल्सिटोनिन। और यहाँ पर कौन सी सेल्स एक्टिव होगी, यहाँ से देख के आप बताइए, यहाँ पर एक्टिव होगी ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। यहाँ पर कौन सी सेल काम करेगी, ओस्टियोब्लास्ट।
और ये क्या करेगी, बोन का फॉर्मेशन करेगा। ये जो कैल्शियम यहाँ पर आएगा वो क्या करेगा, ये बोन का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा। अब हमने क्या देखा था, हमने देखी थी किडनी, ठीक है। किडनी मीन्स वृक्क उसको हिंदी में कहा जाता है। ये क्या काम करता है, जो ब्लड आता है इसके पास उसको ये छानता है और उसको यूरिन में कन्वर्ट करता है। ब्लड इसके पास आएगा, उसको छानेगा, छानेगा मीन्स उसमें से आरबीसी हटा देगा, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हो सकते हैं उन सबको वो वहां से एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। और जो फिर जो लास्ट में जो कंटेंट बचेगा, लास्ट में जो तरल पदार्थ बचेगा वो क्या होगा, वो यूरिन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नेफ्रॉन में यहाँ से ब्लड आएगा और ब्लड यहाँ पर छनेगा और छन के यहाँ पर क्या बनता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसका नेफ्रॉन है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यहाँ पर यूरिन आया और यूरिन यहाँ पर छनता गया और यहाँ पर ब्लड आया और ब्लड यहाँ पे छनता गया। छनेगा कहाँ से, ये जो वॉल्स हैं इसकी वहां से, और यहाँ पर हो जाएगा यूरिन का फॉर्मेशन। अब इस जगह क्या होता है, इस जगह भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। कहां पर, नेफ्रॉन में। अब यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, ये जो नेफ्रॉन है हमारी बॉडी में कहीं भी आप देख लीजिए ब्लड वेसल सब जगह पाई जाती है, तो ये जो नेफ्रॉन है इसके पास में भी ब्लड वेसल होगी और ये क्या करेगा, इसका एब्जॉर्प्शन करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा। तो इस कैल्शियम को कहां पर डाल देगा, ब्लड वेसल में। लेकिन ब्लड वेसल में तो पहले से ही कैल्शियम ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रीएब्जॉर्प्शन ये नहीं होने देगा, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नेफ्रॉन से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होगा। और नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्री केनाल। यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए इसको रीएब्जॉर्प्शन क्यों कहा, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन टर्म है वो हम जब एलिमेंट्री केनाल पढ़ते हैं तो वहां पर भी तो जो खनिज लवण है उनका हम अवशोषण करते हैं। यहाँ पर खनिज लवणों का अवशोषण होता है तो उसको तो हमने कह दिया एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगेन एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहां पर, नेफ्रॉन में। सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र आता है, उसके बाद उससे जो भी बचता है यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पाचन तंत्र को हम पहले पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पहले होता है और एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसके बाद होगा रीएब्जॉर्प्शन। तो पाचन तंत्र में यहाँ पर क्या होगा, ये क्या बनाया मैंने, एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल में भी क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, अगेन ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ये कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर ना बढ़े इसीलिए ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये रोक देता है। तो यहाँ पर भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन ने यहाँ पर 3 फंक्शन किए। क्या फंक्शन, फर्स्ट तो किया कि ब्लड वेसल में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम था उसको बोन के पास भेज दिया ताकि वहां पर यूज आ सके। फिर क्या किया, नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्प्शन होता था उसको इसने रोक दिया। फिर क्या किया, एलिमेंट्री केनाल, हमारी आहार नाल जो होती है वहां पर भी एब्जॉर्प्शन होता था, उसको भी इसने रोक दिया। इस तरह से इसने ब्लड वेसल में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको नियमित कर दिया, ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा को नियमित कर दिया। अब हम हमारा देखते हैं दूसरा हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है और ये है हमारा पैराथायराइड हार्मोन। अब इसको हम ग्रीन कलर से देख लेते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या है, ये क्या करेगा, जब यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, ब्लड वेसल में क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो कौन काम करेगा, पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, ये यहाँ पर बोन से
कैल्शियम लेगा और उस कैल्शियम को कहां पर डाल देगा, ब्लड वेसल में। बोन से ये कैल्शियम लेगा और उसको कहां पर डाल देगा, ब्लड वेसल में। अब बोन से कैल्शियम लेगा तो यहाँ पर कौन सी सेल्स एक्टिव होगी, यहाँ पर आप देखिए ऑस्टियोक्लास्ट, तो यहाँ पर कौन सी सेल्स एक्टिव होगी, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करेगी, बोन का ब्रेकडाउन करेगी, ब्रेकडाउन करके यहाँ से कैल्शियम को निकालेगी और कैल्शियम को निकाल के उसको ब्लड वेसल में ये डाल देगी। तो ये हमने फर्स्ट इसका फंक्शन देखा, किसका, पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन। नेक्स्ट क्या करेगा, ब्लड वेसल में यहाँ पर क्या है, कैल्शियम की मात्रा कम है, तो ये क्या करेगा, जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका, कैल्शियम का। यहां पर क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, कैल्शियम का। यहां पर रीएब्जॉर्प्शन होगा तो अगेन ब्लड वेसल में क्या आ जाएगा, कैल्शियम, तो यहां पर दोबारा कैल्शियम आ गया। और अगेन एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल में हम जो आहार लेते हैं उसमें अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम एलिमेंट्री केनाल से यहां पर आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन ये करवा देगा, इधर एब्जॉर्प्शन ऊपर री एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों जो फंक्शन है वो किसके हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन के। तो ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड, ये दोनों हार्मोन मिलके ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का फंक्शन है मिलाकर। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे जब पैराथायराइड हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी, क्या हो जाती है, कमी। तो क्या देख रहे हैं हम, पीटीएच की कमी यहां पर हो जाती है तो क्या होता है, देखिए आप इसका फर्स्ट लक्षण आप देखिए, पीटीएच की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या था, ब्लड वेसल में ये कैल्शियम डाल रहा था, तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, ब्लड वेसल में क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे, अभी और भी लक्षण लिखूंगी, उन सबको मिला के एक डिजीज का नाम देंगे हम। तो अभी इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको ऊपर हम लिख देते हैं। तो ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा, कम मीन्स हाइपो, कम को हम क्या लिखते हैं, हाइपो। और किसकी मात्रा कम हो रही है, कैल्शियम की। तो कैल्शियम के लिए क्या वर्ड यूज लेंगे हम, कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। और पीछे क्या, टिटेनी, टिटेनी क्यों लेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो एक डिजीज यहाँ पर हो जाती है हाइपोकैल्सेमिया टिटेनी, हाइपोकैल्सेमिया यहाँ पर हो जाता है और हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी यहाँ पर हो जाती है। तो ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई। अब आप देखिए वो जो मैंने पीछे बताया उसको ना सोचते हुए, ब्लड वेसल में अगर कैल्शियम की मात्रा कम है तो नियमित नहीं है, कम है, कम है तो जो बोन्स में जाएगी ब्लड की क्या, बोन्स में कैल्शियम की मात्रा जो जाएगी, बोन्स में कैल्शियम की मात्रा जाएगी तो वो भी क्या होगी, कम, बोन में कैल्शियम नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोन वीक हो जाएगा, बोन भी यहाँ पर कमजोर हो जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा कम है, ब्लड वेसल में कैल्शियम की मात्रा कम है, नियमित मात्रा नहीं है, कैल्शियम की मात्रा कम है तो इस ब्लड वेसल से ही तो जाती है हमारे बोन्स में, तो बोन्स में कैल्शियम की मात्रा नहीं जाएगी, बोन्स क्या हो जाएगी, वीक। इसके अलावा कैल्शियम और क्या काम करता है, इसके अलावा जो कैल्शियम है वो मसल्स जो है हमारी, ये जो हमारी मसल्स यहाँ पर है इसको हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं अगर इस तरीके से कर रही हूँ तो ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कैल्शियम क्या करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है,
मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में कौन हेल्प करता है? कैल्शियम। और यहाँ तो क्या है, यहाँ तो क्या हो गया, कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, और कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर कम हो गई तो मसल्स में क्या आ जाएगी? अकड़न। यहाँ पर क्या आ जाएगी? मांसपेशियों में अकड़न, मसल्स में अकड़न यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, हमने सेकंड लक्षण देख लिया इसका कि कैल्शियम की मात्रा कम है तो मसल्स में अकड़न हो जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम और क्या काम करता है? हम जब ब्लड टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं रक्त का थक्का बनना। क्या बनना? रक्त का थक्का बनना। अब ये जो रक्त का थक्का है उसके बनने में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम की भी यहाँ पर भूमिका होती है। और अगर कैल्शियम कम है तो रक्त का थक्का क्या होगा? देरी से बनेगा। कैल्शियम कम है तो जो ब्लड क्लॉट है वो देरी से बनेगा, ब्लड क्लॉट देरी से बनेगा, ब्लड क्लॉट क्या होगा? देरी से बनेगा अगर कैल्शियम की मात्रा कम है तो ये हमने क्या देख लिया? पीटीएच की कमी से क्या होता है। और अगर पीटीएच की अधिकता है, पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता है तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए आप। अगर क्या है, पीटीएच की यहां पर मैंने कर दी अधिकता, अगर पीटीएच अधिक है तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या लिखा? हाइपो। हाइपो का उल्टा क्या होगा? हाइपर। हाइपर मीन्स ज्यादा, तो इसको क्या लिखेंगे? हाइपर कैल्सीमिया। क्या लिखेंगे? हाइपर कैल्सीमिया। ये क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, ये जो मैं टर्म्स बोलती हूँ हाइपो हाइपर, तो जैसे जैसे मैं बोलूँ उसके साथ साथ आप भी बोले तो आपको भी ये याद हो जाएंगे। तो पीटीएच की यहाँ पर अधिकता है तो क्या हो गया? हाइपर कैल्सीमिया। क्या होगा? जो ब्लड वेसल है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा आ जाएगी। तो इसका फर्स्ट जो लक्षण है वो क्या होगा? ब्लड में क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, और इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? जो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? बोन्स से कैल्शियम लेता है और उसको ब्लड वेसल में डाल देता है। अगर ये बोन से कैल्शियम लेगा तो वहां पर कौन एक्टिव है? वहां पर है हमारी ओस्टियोक्लास्ट सेल्स एक्टिव। वहां पर वो सेल्स एक्टिव है तो वहां पर बोन से कैल्शियम ले रहा है तो बोन क्या हो जाएगी? पोरस, बोन छिद्रित हो जाएगी। बोन क्या हो जाएगी? बोन हो जाएगी हमारी छिद्रित। तो ये जो लक्षण है वो किसके हैं? वो है अगर पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो। और इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा और क्या कर रहा था? ये जो नेफ्रॉन है वहां से भी कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था। तो अगर ज्यादा है ये हार्मोन तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्योंकि नेफ्रॉन कहाँ पर है? किडनी में। तो क्या होगा? कैल्शियम ज्यादा होगा तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आ जाएगी। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया है। ये हमारा कौन सा हार्मोन हो गया? ये हमारा हो गया पैराथायराइड हार्मोन। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको नेक्स्ट ग्लैंड पढ़नी है। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियास ग्लैंड। तो नेक्स्ट ग्लैंड हम कौन सी लेंगे यहाँ पर? पैनक्रियास ग्लैंड। ये ई और ए में थोड़ा दिक्कत हो जाती है लिखने में, तो इसको ध्यान रखें आप। कभी कभी अगर ई की जगह ए और ए की जगह ई हो जाता है तो उसको इग्नोर कर दे, चेक कर ले उसको। तो क्या है? पैनक्रियास। पैनक्रियास को हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्नाशय। पैनक्रियास क्या है? अग्नाशय। अब ये पैनक्रियास कहाँ पर स्थित होता है? ये जो पैनक्रियास है, ये जो पैनक्रियास है कहाँ पर स्थित होता है? हम जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम बनाते हैं छोटी आंत। इस तरीके से हम छोटी आंत बनाते हैं, फिर वो आगे कुंडलित रूप में बनती जाती है। तो जब हम
इंटेस्टाइन बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी के साइड में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर उसके साइड में बनाते हैं। ये तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम पार्ट है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हमने बना दी पेनक्रियास ग्लैंड। अब ये जो पेनक्रियास ग्लैंड होती है, हमने आगे पढ़ा, ये होती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स क्या होता है कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करेगी और एंडोक्राइन फंक्शन भी करेगी। क्या करेगी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन ये करेगी। तो इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो कैसे होगा, वो इस तरीके की इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाएगी, जैसा कि मैं डायग्राम में बना रही हूँ। ये नलिकाएं मैं बना रही हूँ, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, नलिकाएं होती है। और नलिकाओं के आगे जो ये मैं गोलाकार स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये क्या है, ये है हमारी कोशिकाएं जो कि पदार्थों का स्त्रवण करती है। तो ये जो पार्ट मैंने इसका बनाया, किसका, पैनक्रियाज का, ये जो पार्ट है वो क्या है, ये है यहाँ पर इसका एक्सोक्राइन पार्ट। क्या पार्ट है ये, एक्सोक्राइन पार्ट। और जो पेनक्रियाज होता है उसका एक्सोक्राइन फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन की तुलना में ज्यादा होता है। एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन फंक्शन इसका होता है लगभग 95%। तो ये तो है इसका एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन पार्ट। और ये कितना होता है, लगभग 95% ऑफ पेनक्रियास का जो वर्क है वो होता है हमारा एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, देखिए ये जो सेल्स मैंने यहाँ पर बनाई, इसको मैं इधर ले लेती हूँ, इस सेल को मैंने इधर ले लिया और इसको मैं बनाऊंगी यहाँ पर थोड़ा बड़ा आपको समझने के लिए। तो मैंने इसके आगे ये गोलाकार स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, ये गोलाकार स्ट्रक्चर बनाई, तो इसमें क्या होगी, सेल्स। सेल्स तो सभी जगह होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, सेल्स। इसके आगे मैंने इसमें क्या बनाया, इसके आगे मैंने इस तरीके से नलिकाकार संरचना बनाई, इस तरीके से नलिकाकार संरचना। तो इसका ये जो वाला पार्ट होता है गोलाकार पार्ट, इसका जो ये गोलाकार पार्ट है उसको क्या कहेंगे, उसका भी एक नाम है, और उसका वो नाम क्या है, एसिनार सेल्स। क्या है इसका नाम, एसिनार सेल्स। ये एसिनार सेल्स क्या करती है, ये एसिनार सेल्स ही यहाँ पर सिक्रेशन का काम करती है। जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो सिक्रेशन करेगा, यहाँ पर इसने सिक्रेशन किया, और ये जो सिक्रेशन है वो इस डक्ट के थ्रू, ये क्या है, एक डक्ट है, नलिका है, तो इस नलिका के थ्रू, ये इस नलिका के थ्रू बाहर जाएगा, बड़ी नलिका में जाएगा और फिर उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका एक्सोक्राइन पार्ट फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन पार्ट में एसिनार सेल्स, और ये क्या करती है, ये करती है हमारे एंजाइम का सिक्रेशन, एंजाइम का स्त्रवण ये करती है। और ये एंजाइम कौन कौन से थे, आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तब इनको डिटेल में मैंने बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे कि ये वाले एंजाइम कौन से हैं जो पैनक्रियास स्त्रावित करता है। ठीक है, ये हमने इसका देख लिया एक्सोक्राइन फंक्शन। अब एक्सोक्राइन फंक्शन हमने देख लिया, तो हमको नेक्स्ट क्या देखना है, एंडोक्राइन फंक्शन। क्या देखना है, एंडोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है, ये जो संरचना है इसमें ये नलीनुमा जो संरचना है वो तो है एक्सोक्राइन, और इसी के बाहर यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर पाई जाएगी, यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी, और वो स्ट्रक्चर्स क्या होगी, वो होगी इसका एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। और ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन इसका फंक्शन है वो कितना होगा, वो होगा लगभग 5%, लगभग 5%
इसका जो पार्ट है वो कौन सा होगा, एंडोक्राइन पार्ट। अब क्या है यहाँ पर जो ये एंडोक्राइन पार्ट है इसको हम इधर डिटेल में बना लेते हैं। यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसको इधर हम बना लेते हैं। तो इस पोर्शन को जब हम इधर बनाएंगे तो यहाँ पर हमको 3 प्रकार की कोशिकाएं दिखेगी। वो 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है, देखिए। फर्स्ट सेल्स मैंने ये बना दी ग्रीन कलर से, ये है इसकी फर्स्ट टाइप की सेल्स। सेकेंड सेल्स में बनाती हूँ वो बना देती हूँ मैं इस कलर से, दूसरी प्रकार की कोशिकाएं। और थर्ड टाइप की सेल्स में बना देती हूँ इस कलर से। तो यहाँ पर क्या होगा, पैनक्रियास में क्या होगा, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। किसमें, इसके एंडोक्राइन पार्ट में। अब ये 3 प्रकार की कोशिकाएं तो है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी का नाम देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नाम देंगे किसका, इन तीनों प्रकार की सेल्स का, है ना। तो क्या देंगे हम, फर्स्ट ये जो ग्रीन कलर की सेल्स है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यहाँ पर कह देंगे अल्फा सेल्स। क्या है ये, अल्फा सेल्स, ठीक है। ये जो नेक्स्ट सेल्स है अलग कलर में उसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कह देंगे यहाँ पर बीटा सेल्स, ठीक है। और जो ये आगे सेल्स है पिंक कलर की, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे डेल सेल्स। इस तरह का जो साइन होता है वो किसका होता है, डेल का, इसको कहते हैं डेल सेल्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, अल्फा है, बीटा है और डेल है। अब ये जो कोशिकाएं हैं यही हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं क्या करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। तो देखते हैं हम, जो अल्फा सेल्स है वो किस हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, ये करेगी ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन। कौन सा हार्मोन, ये करेगी हमारे ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन। H का मीन्स हार्मोन, यहाँ पर आप ले लीजिएगा। तो अल्फा सेल्स क्या करेगी, ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन। बीटा सेल्स क्या करेगी, जो ये बीटा सेल्स है वो जिसको आप सभी जानते होंगे वो है हमारा इंसुलिन हार्मोन। तो बीटा सेल्स किसका सिक्रेशन करेगी, बीटा सेल करेगी यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन। और जो ये डेल सेल्स है, डेल सेल्स करेगी सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी डेल सेल्स, सोमेटोस्टेटिन। इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम ही लिखते हैं, तो मैं इंग्लिश टर्म ही लिख रही हूँ सोमेटोस्टेटिन, आप हिंदी में इसी प्रकार से लिखे सोमेटोस्टेटिन। तो अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल सेल्स सोमेटोस्टेटिन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपको भी पता है कौन सी है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी में क्या करता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने का काम करता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, सामान्य बनाए रखता है। कैसे बनाएगा अब ये सामान्य, ये हम देखेंगे। ये क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं हम, भोजन करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है जब हम भोजन करते हैं, तो क्या करेगा ये हार्मोन, क्या करेगा लीवर में, यकृत में क्या करेगा ये हार्मोन, लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। किसमें, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ग्लाइकोजन हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे
संतुलित भोजन, संतुलित भोजन में भी कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ रहे थे, पॉलीसेकेराइड जब हम पढ़ रहे थे, तब क्या पढ़ा था, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। ग्लाइकोजन क्या होता है, प्राणी का जो संग्रहित भोजन होता है, एनिमल स्टोर फूड जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ये इसने कर दिया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई। क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इंसुलिन हार्मोन की कमी। देखिए इंसुलिन कि क्या हो गई, कमी। ये वाला चिन्ह मैं किसके लिए लगाती हूँ, कमी के लिए। इंसुलिन की कमी हो गई यहाँ पर, तो क्या होगा, जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, ग्लाइकोजन में। तो क्या होगा, फर्स्ट इसका सिम्टम, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो और क्या होगा, ब्लड से ही छनके क्या बनता है, यूरिन। कहां पर बनता है, किडनी में, उसमें भी किसमें, नेफ्रॉन में। तो ब्लड से ही छनके यूरिन बनता है, ब्लड में ही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, तो ब्लड में ही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सेकेंड इसका सिम्टम क्या होगा, जो यूरिन है, मूत्र जो है, उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी। अब इन दोनों को यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है और यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, दोनों का अलग अलग नाम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नाम देने का काम कर रहे हैं। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया इसको हम कहेंगे। किस वाले को, इस वाले को। अब ये तो है हाइपरग्लाइसीमिया। यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो उसको कहेंगे ग्लूकोयूरिया। क्या कहेंगे इसको, ग्लूकोयूरिया, या फिर ग्लूकोयूरिया भी कह सकते हैं, या फिर ग्लूकोसूरिया भी इसको कह सकते हैं। तो ग्लूकोयूरिया या ग्लूकोसूरिया क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो उसको कहेंगे ग्लूकोयूरिया। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा होगा कि जो इम्यूनिटी हमारी है वो वीक हो जाएगी। थर्ड इसका सिम्टम, इम्यूनिटी यहाँ पर वीक हो जाएगी। और फोर्थ क्या है, जो यूरिनेशन है, यूरिनेशन की जो प्रोसेस है, मूत्र त्यागने की जो प्रोसेस है वो बार बार होगी। मूत्र क्या होगा, मूत्र त्यागने की प्रक्रिया जो है वो बार बार होगी। अब ये जो 4 सिम्टम्स मैंने बताए, ये जो 4 सिम्टम्स यहाँ पर है, उन्हीं को सम्मिलित रूप से एक बीमारी का नाम हमने दे दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस नाम देने का काम कर रहे हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है, इनको हम एक बीमारी का नाम दे देते हैं, और वो बीमारी क्या है उसे आप सभी जानते हैं। उसका नाम क्या है, डायबिटीज मिलेटस। क्या नाम है, डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस, याद रख ले आप। तो वो जो डिजीज है डायबिटीज मिलेटस उसको कहा जाता है, और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी को हिंदी में कहा जाता है मधुमेह। ये वाली डिजीज का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ये हमने देख लिया इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गई, इंसुलिन की अधिकता क्या हो गई, ये जो मैं इस कलर से बना रही हूं वो सारा वर्क किसका है, इंसुलिन का। तो क्या कर रहे हैं हम, इंसुलिन की
अधिकता यहाँ पर हो गई, इंसुलिन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। और कम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज लेते हैं, कम के लिए हम यूज लेते हैं हाइपो। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्या आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, जब इंसुलिन की अधिकता हो जाती, सॉरी हाँ, इंसुलिन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। अब हमारी दो सेल्स और बच गई है, अल्फा सेल्स और डेल सेल्स, इनसे स्रावित हार्मोन के कार्य भी हमें देखने। तो ये जो ग्लूकागोन है वो क्या करेगा, ग्लूकागोन क्या करेगा, ये ग्लूकागोन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इंसुलिन। क्या करेगा, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ग्लूकोज में। तो इस तरीके से ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ग्लूकोज की मात्रा, एक नियमित मात्रा ग्लूकोज की हमारी बॉडी में बनी रहे, उसका काम ये हार्मोन्स मिलकर करते हैं। डेल सेल्स क्या है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। डेल सेल्स क्या कर रही है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन। ये डेल सेल्स मैंने यहाँ पर बना दी, और ये है हमारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो स्वांगीकरण है, एसिमिलेशन जो है, उसके समय को बढ़ा देता है। किसके समय को, एसिमिलेशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है स्वांगीकरण। अब ये क्या होता है स्वांगीकरण, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि स्वांगीकरण क्या होता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, जो अवशोषित हो चुके हैं पदार्थ ब्लड वेसल में, उनसे ऊर्जा उत्पादन करने का काम किसमें होता है, इस स्वांगीकरण की प्रोसेस में। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, एसिमिलेशन के समय को बढ़ा देता है, एसिमिलेशन के समय को ये बढ़ा देता है। ये साइंस, ये जो साइन मैं बना रही हूँ आपको आते हैं कि इसका मतलब बढ़ाना, इसका मतलब घटाना, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है उसका फंक्शन हमने यहाँ पर देख लिया है। और हाँ, एक चीज जो कि हम पीछे नहीं करके आए हैं, देखिए ये जो तीनों सेल्स हैं इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मींस तीन सेल तो हमने बना दी, लेकिन इनको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, लेंगरहैंस के द्वीप। लेंगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको आगे लिख देते हैं। जब भी आगे लिखते हैं कोई वर्ड तो इस तरह का हम डॉट यूज ले लेते हैं। लेंगर हैंस के द्वीप, आइसलेट्स ऑफ लेंगर हैंस कहा जाता है किसको, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक, सॉरी पैनक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि के एंडोक्राइन पार्ट को। तो ये हमारा हो गया। अब हमें नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी देखनी है, आप अगेन पीछे वाली स्लाइड्स में जाएं और उसमें वो डायग्राम है जिसमें हमें ग्लैंड्स को डिनोट किया था, उसमें आप देखें तो हमको नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी करनी है, वो है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। क्या है, एड्रीनल या फिर इपिरीनल, एड्रीनल या फिर इपिरीनल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड कहाँ पर है पता है आपको, जो हमारी किडनी होती है, वृक्क, जिससे हम क्या बना रहे थे आगे, यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो किडनी जो होती है, ये किडनी, एक किडनी इधर होती है, दो किडनी होती है,
और यहाँ से यूरिन बनता है और नीचे जाता है। ये जो किडनी है इनके ऊपर की साइड, एड मीन्स ऊपर, इपी मीन्स ऊपर, तो किडनी के ऊपर की साइड यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना यहाँ पर है उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहेंगे? ये जो संरचना है इसको हम कहेंगे एड्रीनल या फिर इपीरीनल ग्लैंड। ये संरचना है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो संरचना है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके ले लेते हैं। ये हमने ये यहाँ पर बना दी। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है कि इसकी जो ये आउटर है उसकी साइड जो होगा, ये आउटर पार्ट अलग होगा और इनर पार्ट इसका अलग होगा। एड्रिनल ग्लैंड की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसी ये होती है। तो आउटर पार्ट अलग, इनर पार्ट अलग। तो ये जो आउटर पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? आउटर पार्ट का यहाँ पर एक नाम है, वो है एड्रिनल ग्लैंड है, इसीलिए हम लिख देंगे एड्रिनल। और आउटर पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स, और हिंदी में इसको कहते हैं वलकुट। तो ये जो आउटर पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का उसको क्या कहा हमने? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो इसका इनर पार्ट है इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, और वो क्या है? वो है एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला इसके आंतरिक वाला जो भाग है उसको कहते हैं। तो क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड से? एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है? स्ट्रेस के समय, स्ट्रेस तनाव के समय ये अपने हार्मोन्स को रिलीज करती है। और वो स्ट्रेस के समय कौन कौन सा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होते हैं, दोनों के टाइम ये अलग अलग प्रकार से बिहेव करती है। कैसे करती है देखिए आप, जब भी क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो क्या करेगी? ये स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए ये हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। काउंटर करने के लिए क्या करेगी? ये हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। अब काउंटर कैसे करेगी? सबसे पहले तो स्ट्रेस आप देख लीजिए, स्ट्रेस होंगे 2 टाइप के। 2 टाइप के कौन से होंगे देखिए, एक तो होगा स्ट्रेस शॉर्ट टर्म और एक होगा स्ट्रेस लॉन्ग टर्म। ठीक है, 2 टाइप के स्ट्रेस हमने देखे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे? जैसे कि क्लास में किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करके कोई क्वेश्चन पूछ ले टीचर, तो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए बुला लिया जाए तो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में क्या होगा? जैसे कि कोई पारिवारिक समस्या है, किसी लविंग वंस का खोना है, तो ये वाली जो समस्याएं हैं वो क्या है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन कहां पर सिक्रेट होते हैं? मेड्यूला में। तो मेड्यूला में क्या होगा? मेड्यूला में जो होंगे वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन सिक्रेट होंगे। मेड्यूला क्या करेगा? ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है उससे रिलेटेड हार्मोन का यहाँ पर सिक्रेशन करेगा। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म से रिलेटेड कौन से हार्मोन होंगे? यहाँ पर इसके 2 हार्मोन हैं, उनके नाम आपको सभी को पता होंगे, वो है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, और इनको कहा जाता है इपिनेफ्रिन या नॉर इपिनेफ्रिन भी। तो यहाँ पर कौन से हार्मोन है? एड्रिनलिन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? इपिनेफ्रिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन। क्या है इनका दूसरा नाम?
एपिनेफ्रिन या फिर है नॉरएपिनेफ्रिन। नेफ्रिन, समझ जाइएगा। तो यहाँ पर ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन और इपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। और ये हार्मोन क्या होते हैं, ये बने हुए होते हैं एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से। ठीक है, जब भी कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होगा, जब भी कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होगा, जैसे कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है या फिर क्लास में प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको बुला लिया या फिर टेबल पर आपको खड़ा कर दिया कि इसका आंसर बताओ, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। इस समय क्या होगा, अब इसमें भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको क्या है, आपको भागना है। भागने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे मिलेगी, ग्लूकोज से। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, एनर्जी की ज्यादा नीड होगी, एनर्जी की अधिक नीड होगी। और एनर्जी की अधिक नीड होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ग्लूकोज ऊर्जा देने के लिए काम आएगा। इसके अलावा क्या होगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग बढ़ जाएगी, श्वसन दर हमारी बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, उपापचयी क्रियाएं, जैसे कि सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो काम करते हैं, ऑक्सीजन जाएगी, फिर वो रिएक्शन करेगी आगे, फिर ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो पूरी जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ जाएगी। ब्रीथिंग रेट बढ़ गई, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, और क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। मींस ब्लड फ्लो कैसे बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारे जो लक्षण है वो कब होंगे, जब एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा कौन, एड्रीनल ग्लैंड। इसके अलावा और क्या होगा, चेंज इन ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का जो चेंज है, ब्लड फ्लो जो हमारी बॉडी में होता है उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे कि कैसे, जैसे कि हम भागेंगे तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, पैरों की मसल्स, हाथ की मसल्स, इनको अधिक ऊर्जा की नीड होगी। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो ज्यादा हो सके इसीलिए ब्लड वेसल यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा फैल जाएगी, ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। और जहां पर ब्लड फ्लो की नीड नहीं है, जैसे कि हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें अभी नीड नहीं है, तो वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाएगी थोड़ी सी, और वहां पर ब्लड फ्लो को वो कम कर देगी। और ऐसी जगह जहां पर नीड है वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, आंखों की पुतलियां फैल जाएगी, प्यूपिल फैल जाएगी, आंखों की पुतलियां फैल जाती है, पसीना अधिक आता है, पसीना क्या होता है, अधिक आता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अलावा और क्या है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आगे के जो ये है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के दौरान कैसे हार्मोन रिलीज होंगे, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।